नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमारा कौन सा पाठ चल रहा है। हाँ, सपनों के से दिन। गत कालांश में हमने यहाँ तक पढ़ा था, लेखक गांव जाते हैं, तालाब में नहाते हैं, वहाँ पे खूब मौज मस्तियाँ करते हैं। आइए आज हम उसके बाद से अपना पाठ शुरू करते हैं। लेखक को जब गर्मी की छुट्टियां मिलती तो गर्मी की छुट्टियां बीतने लगती और उन्हें जो गृह कार्य करने के लिए मिलता तो वे अपना दिन गिनने लगते और गृह कार्य न कर पाने के कारण अंदर ही अंदर डर भी उनके समाता जाता। फिर खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगते। जो काम मास्टरों ने उन्हें छुट्टियों में करने के लिए दिया होता है उसका हिसाब लगाने लगते, क्योंकि उस समय हिसाब के मास्टर जी अर्थात गणित के टीचर 200 से कम सवाल नहीं देते थे। तो लेखक मन में हिसाब लगाते, यदि मैं रोज 10 सवाल भी करूं तो 20 दिन में मेरे सवाल पूरे हो जाएंगे। और लेखक ऐसा सोचते रहते और सोचते सोचते छुट्टियों का 1 महीना ही बाकी रह जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं लेखक पढ़ाई के प्रति कितने चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और गणित का तो कहना ही क्या, पाई गुणा प्लस भाग ये सब लेखक के ऊपर से चला जाता था। तो लेखक योजना बनाते और ऐसे एक एक दिन करते, 10 दिन फिर खेल कूद में बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए वे सोचते, अरे 10 सवाल की क्या बात है, सवाल तो रोज 15 भी आसानी से निकाले जा सकते हैं। और जब ऐसा वो हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते भागने लगती, दिन छोटा लगने लगता। ऐसे लगता मानो सूरज भागकर दोपहरी में छिप गया हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय भी सताने लगता। तो लेखक कहते हैं कि उनके कितने ही सहपाठी यानी उनके साथ पढ़ने वाले मित्र ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की अपेक्षा मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझने लगते। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, मास्टर जी बच्चों को पिटाई कर रहे हैं और दूसरे बच्चे डर के मारे देख रहे हैं। तो लेखक या उनके जो पिटाई से बहुत सारे डरा करते बच्चे, वे उन बहादुरों की ही भांति सोचने लगते। अब कौन था वह बहादुर जिसके बारे में सोचते? तो जैसा कि मैंने आपको सारांश में भी बताया था, उनका नेता हुआ करता था ओमा। देखिए आप कि ओमा कैसा लगता था, जैसे कि चित्र से ही स्पष्ट है, बड़ा ही विचित्र है उसका शारीरिक दिखाव। हम सब उसके बारे में सोचते थे कि ओमा जैसा कौन बहादुर है, और कभी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, उसकी गालियाँ में मार पिटाई, सबका ढंग ही अलग था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी यानी छोटी सी जो मटकी होती है ना, वैसा इतना बड़ा सिर, उसके ठिंगने 4 बालिश्त यानी छोटा सा कद। उसके शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रख दिया हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। तो जब वह लड़ाई करता अपने हाथ पांव नहीं सिर से करता था और सांड की भांति फुफकारता। सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दुगने तिगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते और बच्चों को डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। और उसके सिर की टक्कर का नाम पता है बच्चों, दूसरे बच्चों ने क्या रख रखा था? रेल बम्बा। रेल बम्बा यानी जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र में, जो पुराने ज़माने में इंजन हुआ करता था जो कोयले से चलता था, वो बहुत ही भयंकर लगता था। तो जो ओमा है जब वह लड़ाई करता था तो उसका सिर भी रेल के इंजन के समान बड़ा ही भयंकर लगता था। लेखक अपने स्कूल और अनुशासन की बात करते हैं कि उनका स्कूल बहुत छोटा था। छोटे छोटे 9 कमरे थे, अंग्रेजी के एच अक्षर की भांति यानी एच शेप में बने हुए। दाहिनी ओर यानी हमारे राइट साइड पर पहला कमरा हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, और उनके दरवाजे के आगे हमेशा चिट लटकी रहती थी अर्थात नाम की चिट। स्कूल की प्रेयर के समय जब वे बाहर आते
तो बच्चों को सीधी कतारों में कद के अनुसार यानी हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों को खड़े हुए देखकर उनका गोरा चेहरा खिल जाता। सारे अध्यापक बच्चों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े हो जाते। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वह लाइन बनाकर खड़े हैं और उनके मास्टर उनके पीछे खड़े हुए हैं और सारे मास्टर ये देखते कि बच्चे जो है कौन सा लड़का कतार में ठीक खड़ा है या नहीं। सख्त अध्यापक। अब पीटी मास्टर प्रीतम चंद के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से वे सभी बच्चे कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में खड़े रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ बच्चे यह भी ध्यान रखते कि आगे पीछे खड़े लड़के के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे क्योंकि उनके जितना सख्त अध्यापक कभी किसी ने न देखा था न सुना था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता, पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखाते। अब खाल खींचना अर्थात बच्चों बहुत बुरी तरह से पिटाई करना। तो इस तरीके के थे मास्टर प्रीतम चंद। लेकिन हेडमास्टर शर्मा जी बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वे 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी खुद पढ़ाते थे। बच्चों को किसी को भी यह याद नहीं था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। अर्थात हेडमास्टर शर्मा जी बहुत ही नरम स्वभाव के थे। हाँ, चमड़ी उधेड़ना उनके लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे उनके सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अब सरकारी मिडिल स्कूल के नाम से तुलना बेटा इसलिए की है क्योंकि सरकारी स्कूल को कोई इतना महत्व नहीं देता, तो हेडमास्टर शर्मा जी के चपत या उनके चांटों का भी कोई महत्व नहीं था क्योंकि वो बड़े ही प्यार से मारते थे। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते। अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से वे एक चपत मार देते और तब उनके जैसे यानी लेखक जैसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे किए हंस देते। वह चपत तो उन्हें ऐसे लगती जैसे भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार। और तब शायद पैसे की 2 आ जाया करती थी। भाई भीखा यानी गांव में, लेखक के गांव में जो पपड़ी वगैरह बेचा करता था और पपड़ी खाने में एकदम नरम मुलायम क्रिस्पी टाइप की होती है। तो इस तरीके से लेखक हेडमास्टर शर्मा जी के थप्पड़ की जो है तुलना भाई भीखे की नमकीन पापड़ी से करते हैं। लेखक कहते हैं कि स्कूल जाना उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगता था। उनके लिए वो ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वे खुशी से भागकर चले जाए। और आप में से भी कई बच्चे ऐसे होते होंगे जो स्कूल जाना पसंद नहीं करते, वो तो माता पिता ज़बरदस्ती उन्हें भेजते हैं। तो पहली कच्ची श्रेणी यानी पहली कक्षा से लेकर 4थी कक्षा तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर सभी बच्चे रोते चिल्लाते स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी लेखक को स्कूल अच्छा भी लगने लगता। कब? देखते हैं। जब मास्टर प्रीतम चंद स्काउटिंग का अभ्यास करवाते और पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियां तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। आप देख सकते हैं चित्र में कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को स्काउटिंग का अभ्यास करवा रहे हैं। बच्चों ने हाथों में झंडियां पकड़ रखी है, गले में 2 रंगे यानी 2 रंग के रुमाल भी लटका रखे हैं। पीटी मास्टर की शाबाश के बारे में लेखक क्या कहते हैं कि जब भी कोई गलती बच्चे नहीं करते तो पीटी मास्टर प्रीतम चंद अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3, 1 2 3। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। तमगे जीतना यानी बच्चों कोई किसी फौज के किले जीत लिए हो। कभी कभी यही शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुडों यानी गुड से भी अधिक मूल्यवान लगती। यानी बहुत सारी शाबाश इस तरह की उन्हें मूल्यवान लगने लगती। मास्टर प्रीतम चंद अनुशासन प्रिय भी थे।
उन्हें लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गई गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जो कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। अब देखो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहाँ पर कोई पंडित, मौलवी वगैरह होते हैं और वह हमें भगवान का पाठ पढ़ाते हैं, तो उस समय ऐसा लगता है कि शायद भगवान के डर से हम किसी बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही मास्टर प्रीतम चंद के डर से भी बच्चों में प्रेम भी जागने लगता है। पीटी साहब के प्रति उनकी प्रेम की भावना बढ़ जाती है। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला यानी डांटने वाला यदि अपना साल भर के बाद शाबाश कह दे तो वह चमत्कार लगने लगता है, और बच्चों की भी ऐसी ही कुछ हालत हुआ करती। अब बच्चों, इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ आए हैं आप उनका अध्ययन करिएगा, उन्हें पढ़िएगा, और अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। मैं ज्योति मिश्रा, अगले कालांश में फिर मिलेंगे।